सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भैयाना और आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम आने वाले 6 पार्ट्स 6 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं और आज हमारा उस सीरीज का पहला लेक्चर रहने वाला है। आज की क्लास का मेजर मोटिव रहेगा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, मैं आपको समझा सकूं कि डिबेंचर्स की एक्चुअली में कहानी क्या है, शेयर से किस तरीके से अलग होते हैं, क्या क्या चीजें हम इनके अंदर पढ़ते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हम आने वाले पार्ट से पढ़ने वाले हैं और हम इसका एक बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको एक बेसिक क्लैरिटी आ जाएगी कि डिबेंचर्स की बेसिक एंट्रीज होती कैसे है। आपको ये क्लास बहुत अच्छे से सुननी है, बहुत अच्छे से अपना बेस बिल्ड करना है ताकि आने वाले लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ सके। जल्दी से शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स के साथ। देखो, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है। कंपनी को पैसा चाहिए होता है। देखो, कंपनी नीड्स मनी टू रन, कंपनी को चलने के लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी के पास पैसा रेज करने के 2 तरीके होते हैं मेजरली। कि कंपनी है मेरी, कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी के पास पैसा रेज करने के 2 तरीके होते हैं। कंपनी के पास पैसा रेज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि कंपनी क्या करे, सेल कर दे ओनरशिप। कंपनी क्या कर दे बेटा, अपनी ओनरशिप सेल कर दे कि कहे मेरा हिस्सा ले लो और आप पैसा दे दो। इसमें क्या होता है कि कंपनी की कुछ कमिटमेंट नहीं होती। कि कंपनी के लिए बड़ा आसान है। मान लो मैं कहूं कि मेरे को विद्यम में पैसा चाहिए और मैं बिना टेंशन के पैसा चाहता हूं, तो मैं कहता हूं कि यार आप मेरी 10% हिस्सेदारी खरीद लो और आप मेरे को पैसा दे दो। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, मैं अपनी ओनरशिप नहीं बेचना चाहता, मुझे लगता है मैं क्यों अपनी ओनरशिप दूं, कल को इतने सारे प्रॉफिट होंगे, मैं सामने वाले को क्यों हिस्सेदार बनाऊं। अगर मैं सामने वाले को ओनरशिप देता हूं तो सामने वाला मेरे बिजनेस के अंदर कंट्रोल जमाएगा। वो उसकी अगर हिस्सेदारी बेच दी मैंने 10%, तो वो सामने वाला आके इंटरफेयर करेगा ना मेरी डे टू डे एक्टिविटीज में। अगर मैं ये सारी चीजें नहीं चाहता तो दूसरा तरीका क्या है कि कंपनी क्या कर ले, रेज कर ले लोन। ये कंपनी क्या करे, सामने वाले को बोले भाई लोन पे पैसा दे दे, उधार पे दे दे, ब्याज पे दे दे, मैं तुझे क्या करने वाली हूं, पैसे लौटा दूंगी विद इंटरेस्ट। तो 2 तरीके हुए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि आपको हर महीने इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें प्रॉफिट है चाहे लॉस है। लेकिन फायदा भी होता है कि सामने वाले के पास कोई ओनरशिप राइट्स नहीं है, सामने वाला इंटरफेरेंस नहीं करेगा तुम्हारे बिजनेस में। तो हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। जब कंपनी अपनी ओनरशिप सेल करके पैसा लेती है, रेज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। की पैसा रेज्ड यूजिंग शेयर्स। की कंपनी ने अपने शेयर बेचे और पैसा रेज किया, जो कि हमने इशू ऑफ शेयर्स को पढ़ा भी सही। लेकिन जब कंपनी लोन रेज करती है, जब कंपनी लोन रेज करती है तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करती है उसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर्स। लोन चाहे तो कंपनी बैंक से ले ले, तो वो बैंक से लोन डायरेक्टली भी ले सकती है, लेकिन अगर वो जनरल पब्लिक से लेना चाहती है तो उसे हम डिबेंचर्स बोलेंगे। तो कंपनी अगर पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है और वो अपनी हिस्सेदारी बेच के करेगी तो वो शेयर्स के थ्रू करेगी। लेकिन कंपनी अगर पैसा पब्लिक से रेज करना चाहती है लोन की फॉर्म में, तो वो क्या करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी। बता समझ आया? तो आओ जल्दी से रीड आउट करते हैं। देखें क्या लिखा है। कहते हैं कि अ डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, रिटन इंस्ट्रूमेंट है, एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेज करता है इस चीज को, अथोराइज करता है कि ऐसा हुआ है। अ डेट, अ डेट मतलब कि उधार पे पैसा लिया गया है। टेकन बाय अ कंपनी, कंपनी ने उधार पे पैसा लिया है। इट इज अ टाइप ऑफ लोन सर्टिफिकेट, एक लोन सर्टिफिकेट का टाइप है। इशूड बाय द कंपनी, जो कंपनी इशू करती है टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम पब्लिक। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है, पब्लिक से पैसा जब चाहिए हो तब कंपनी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है। मैंने आपको यहां पर भी बोला था कि लोन भी बैंक से तो ले ही सकती है, लेकिन जब पब्लिक से हम लोन लेना चाहेंगे तो जब हम उनको जो इंस्ट्रूमेंट देंगे उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं। क्लियर है? जल्दी बताइए। फिर क्या लिखा, अ कंपनी प्रोमिसेस टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर आपको जब लोन लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा एट रेगुलर इंटरवल्स एंड टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट। और जो भी आप लोन रेज करोगे वो आपको सारे का सारा रीपे करना होगा। इसी वजह से जो डिबेंचर्स होते हैं मेरे, वो जनरली इस तरीके से लिखे जाते हैं, वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, X% डिबेंचर्स। इस X% का मतलब होता है कि इन डिबेंचर्स पे कितना ब्याज है। जैसे आप कहीं भी आगे पढ़ोगे, क्वेश्चन आएंगे तो आएगा कि कंपनी इशूड 8% डिबेंचर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन डिबेंचर्स के ऊपर 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं समझे मेरी बात? और इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कूपन रेट भी बोलते हैं। दिस इज द
कूपन रेट ऑफ डिबेंचर या इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर्स। तो बेसिक मतलब समझ आया कि डिबेंचर्स का मतलब क्या है। व्हेन कंपनी वांट्स टू रेज मनी थ्रू लोन फ्रॉम पब्लिक, ये कंपनी को चाहिए पैसा लोन के फॉर्म में और चाहिए पब्लिक से, तो वो क्या करेगी, डिबेंचर्स को इशू कर देगी। डिबेंचर्स का क्या परसेंटेज होता है, वो उसके इंटरेस्ट को दर्शाता है। ठीक है जी, चलो जी आगे चलें। फीचर्स क्या है, फीचर्स बहुत आसान है। पहला कहते हैं जैसे कि ये लोन इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई ओनरशिप का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लोन का है कि आपने लोन लिया है। इसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे शेयर्स में क्या होता है कि जितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ कंपनी सभी शेयर होल्डर्स में बांट देती है, तो वो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर जो ब्याज होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। क्रेडिटर का स्टेटस कहता है जो सामने वाला बंदा जो डिबेंचर्स लेता है कंपनी के लिए वो एक क्रेडिटर रहता है ना। अगर शेयर्स लिए आपने तो शेयर्स तो शेयर होल्डर तो ओनर बनते हैं, तो यहाँ पर जो सामने वाला बंदा होता है जो डिबेंचर होल्डर होता है वो क्या रहता है, कंपनी का एक क्रेडिटर रहता है। रीपेमेंट, इसके पैसे रीपे करने पड़ते हैं, शेयर्स के पैसे थोड़ी रीपे करने होते हैं। सिक्योरिटी, जनरली ये सिक्योर्ड भी होते हैं अनसिक्योर्ड भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा ही सिक्योर हो। नो वोटिंग राइट्स, जो भी डिबेंचर्स होते हैं उनको कोई वोटिंग में अधिकार नहीं होता, उनको बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेयर का कोई राइट नहीं होता। प्रायोरिटी, कहते हैं कि प्रायोरिटी इन पेमेंट्स, कि जो डिबेंचर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है पेमेंट करते हुए, कि उनका पहले ब्याज दिया जाता है, फिर कोई प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट बटे तो हम क्या करते हैं शेयर होल्डर्स को देते हैं, अदरवाइज उनको कुछ नहीं देते। तो बेसिकली डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट्स। ठीक है जी, समझ आता है सब कुछ, बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो फिर आता है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स और डिवेंचर्स के डिफरेंसेस आप बहुत आराम से रीड आउट कर सकते हो, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। मैं जल्दी से आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ इसका। तो पहले तो नेचर, डिवेंचर्स क्या है, लोन है। ये क्या है, ओनरशिप प्रेजेंट करते हैं। ये क्या प्रेजेंट करते हैं, क्रेडिटरशिप, की सामने वाला बंदा क्रेडिटर बना। स्टेटस ऑफ होल्डर, यही बात आ गई कि सामने वाला बंदा क्रेडिटर बना, सामने वाला बंदा ओनर बना। रिटर्न, कहते हैं कि रिटर्न क्या मिलता है, इस पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, इस पे कुछ फिक्स नहीं होता, बच जाए तो मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता, ज्यादा बच जाए तो ज्यादा मिल जाता है, कम बचे तो कम मिलता है। वोटिंग राइट्स, डिबेंचर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलते, शेयर होल्डर्स को तो मिलेंगे क्योंकि तुम तो मालिक हो भैया, तुम तो मालिक हो। फिर कहता है रीपेमेंट, इनको पहले रीपे करते हो डिबेंचर्स को, शेयर्स को बाद में रीपे करते हो। सिक्योरिटी, ये जो होते हैं जनरली सिक्योर्ड होते हैं, शेयर्स की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, शेयर्स कोई सिक्योर्ड नहीं होते, शेयर्स तो आपने पैसा दे दिया आप मालिक बन गए, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कंपनी कल को बिकेगी, कल कंपनी कल को डूब सकती है, या कंपनी का कुछ भी हो सकता है। सो शेयर्स जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है जी, फिर आता है मेरे पास कन्वर्टिबिलिटी, डिबेंचर्स कन्वर्टिबल हो सकते हैं शेयर्स में, शेयर्स की कोई कन्वर्टिबिलिटी नहीं होती, शेयर्स तो खुद ही शेयर्स होते हैं, उनको डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इनको कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में, इनको नहीं किया जा सकता डिबेंचर्स में। तो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किसको दोगे, डिबेंचर्स को, शेयर्स को नहीं दोगे। इशू एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करना भी अलाउड होता है। जैसे हमने देखा था ना कि जब शेयर्स को इशू कर रहे थे हम, एट पार या एट प्रीमियम, डिबेंचर्स को तुम एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों तरीकों से इशू कर सकते हो। ये भी नया पॉइंट है तुम्हारे लिए, सो इसको नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रख लेना। रिस्क फैक्टर, डिबेंचर्स में जो होता है कम रिस्क होता है, लेकिन शेयर्स वाले जो शेयर होल्डर होते हैं उनका ज्यादा रिस्क होता है। कि एक तो मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, मुझे पता है हर महीने इतना ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन शेयर्स खरीदे तो वो डिपेंड करेगा, उनको प्रॉफिट हो रहा है तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इसीलिए जो शेयर होल्डर्स है उनका हायर रिस्क होता है, वहीं पे डिबेंचर होल्डर्स का क्या होता है, लोअर रिस्क होता है। ठीक है जी, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलो बात करते हैं अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, कि डिबेंचर्स की कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो पहली चीज तो डिबेंचर्स के जो आप पहला टॉपिक पढ़ने वाले हो अपनी क्लास 12 में, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक। पहला टॉपिक तो पब्लिक को कैसे इशू करना है,
है ना, उसके अंदर आप डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ोगे, जैसे इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। तो ये 3 तरीके के इशू तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है जी। तो आज हम इसको खत्म करेंगे, एट पार को अच्छे से खत्म करेंगे, अगली क्लास में प्रीमियम और डिस्काउंट को खत्म करेंगे। फिर आप पढ़ते हो इसके अंदर इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसके वो वाले केसेस जो हमने शेयर नहीं पढ़े, शेयर्स, और ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट चैप्टर है एक तरीके से। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ये पढ़ते हो कि जब अंडर सब्सक्राइब हो जाए या ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो किस तरीके से आपको डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट करना है। फिर एक टॉपिक आता है आपके पास इशू ऑफ डिबेंचर्स और कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने फिर से शेयर में भी एक टॉपिक पढ़ा था ना कि अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे कि हमने मशीन ले ली तो उसके लिए हमने अगेंस्ट पैसे नहीं दिए बल्कि हमने शेयर्स दे दिए, अब आप क्या करोगे, उसके अगेंस्ट तुम डिबेंचर्स दे दोगे, तो अदर देन कैश। फिर एक छोटा सा प्यारा सा नया टॉपिक आएगा तुम्हारे पास, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा जी कि तुमने कहीं बैंक से लोन लिया तो उसके लिए एज अ सिक्योरिटी तुम बैंक को डिबेंचर दे देते हो, ठीक है। फिर आता है इशू ऑफ डिवेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है कि जब तुम डिबेंचर्स को पे बैक करोगे उनकी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्या क्या एंट्रीज होंगी विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। और यहां पे एक और छोटा सा टॉपिक आएगा, राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट लॉस ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हमें ये मेजरली ये 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिनकी आपको मैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 एक क्लासेस बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करने वाले हैं, ये लिख लो, क्योंकि जब आपके स्टार्टिंग में लिखा होता है ना क्या क्या टॉपिक्स है, तो जब आप पढ़ते हो रिवाइज करते हो तो आपको मजा आता है कि यार ये हो गया, चल टिक कर दे, ये हो गया, चल टिक कर दे, ये हो गया, चल टिक कर दे, ठीक है। किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप मार्क करके रख लेते हो, यार इसमें ये समझ नहीं आया, मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको लाइन वाइज पता होने चाहिए। आज करते हैं टॉपिक दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, कि जब हम इशू करते हैं एट पार तो किस तरीके से जनरल एंट्रीज देखने को मिलती है, शेयर से किस तरीके से अलग होता है मेरा डिबेंचर्स, बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, आपको बहुत आसान लगने वाला है। सो देखो, कहते हैं सन इंडिया लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, पेबल ऑन एप्लीकेशन 70, 20 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑल द पेमेंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इतना सा काम हमें करना है। डिबेंचर्स में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ एक लोगों ने डिबेंचर की पेमेंट नहीं करी या कुछ एक लोगों ने एडवांस कर दी, दोनों ही तरीकों के सवाल तुम्हें देखने को नहीं मिलने वाले हैं, तो चिंता मत करना। जो ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा वो भी सिंपल होगा, तो बेसिकली कंपनी अकाउंट से आसान चैप्टर बनता है ये, ठीक है जी। तो हम यहाँ की बातें लिखते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि 10,000 डिबेंचर 8%, तो उसने बोला 10,000 एट द रेट कितने के हैं, डिबेंचर है 100 ईच, एट द रेट 100 ईच, 8% डिवेंचर्स है, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्वेश्चन ने मुझे बोला 70 रुपीज, अलॉटमेंट पे क्वेश्चन ने बोला 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे क्वेश्चन ने बोला 10 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है कि 10,000 एट द रेट 100 ईच और 8% डिवेंचर्स है, एप्लीकेशन पे 70, अलॉटमेंट पे 20 और फर्स्ट कॉल पे 10। हमने कहा ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ने बोला, और कुछ नहीं बोला, कहता ऑल द पेमेंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे के सारे पैसे आ गए, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज करें। तो देखो वही कहानी जो हमने शेयर्स में करी, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप करोगे रिसीव करोगे,
क्या आप रिसीव करोगे? आप पैसा रिसीव करोगे। किसका पैसा रिसीव करोगे? आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करोगे। तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू। वहां हम शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहां हम लिखेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन। जब भी डिबेंचर्स का नाम लिखोगे परसेंटेज साथ लिखोगे, तो 8% डिबेंचर्स है तो आप लिखोगे टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बेटा जी। कितना आया पैसा? सर 10,000 डिबेंचर से 70 रुपए एप्लीकेशन पे, कोई पूछने की बात है क्या? 10,000 इंटू 70, 70 इंटू 10,000 कितना हुआ? 70 इंटू 10,000 कितना हुआ? 7 लाख। सॉर्टेड है कहानी, हो जाएगा। अगला क्या होता है? अगली एंट्री हम करते थे एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। यहां पे क्या करोगे आप? यहां पे आप क्या करोगे? 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इस पैसे को आप ट्रांसफर करोगे, अब शेयर कैपिटल में थोड़ी करोगे क्योंकि कैपिटल का हिस्सा थोड़ी है, डिवेंचर्स का हिस्सा है। तो इसको हम ट्रांसफर कहां पे करते हैं? टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट में। ठीक है बेटा। तो बेसिकली जहां जहां शेयर कैपिटल लिखने का दिल करे वहां वहां 8% डिवेंचर्स लिख देना। 8% क्या, जितने भी परसेंट हो वो लिख देना। तो ये तुम ट्रांसफर कर दोगे 7 लाख, कर दिया जी। अब अगला काम क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू करोगे। कर दे अलॉटमेंट ड्यू, करो अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री 20 रुपए मांग लो। मांगने की एंट्री क्या होती है? 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, है ना। अलॉटमेंट मांग लोगे इस तरीके से। कितनी मांगोगे? 20 रुपए मांगोगे। कितनों से मांगोगे? 10,000 से मांगोगे। तो 10,000 इंटू 20 कितना आया? 2 लाख रुपए आपने अलॉटमेंट ड्यू कर दी। ठीक है जी। अब क्या होगा? अलॉटमेंट रिसीव होगी। रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। आया 2 लाख। 2 लाख कर रहे हो ना साथ साथ? कर रहे हो ना साथ साथ? रुके तो नहीं आज? खींचो यहां तक जल्दी से, अगर रुक गए हो तो यहां तक करो खत्म। बिना देखे करो, एक बार रीड कर लिए, एक बार समझ लिया, बहुत होता है। अपने आप करो यहां तक खत्म। फिर क्या करोगे? फर्स्ट कॉल मांगोगे। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होती है? 8% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना मांगोगे फर्स्ट कॉल? 10 रुपए मांगोगे। 10,000 इंटू 10 कितना होगा? 1 लाख रुपीज। ठीक है। फिर क्या होगा? ये मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया, टू 8% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आएगा? 1 लाख का 1 लाख रिसीव हो जाएगा। सॉर्टेड है? सॉर्टेड है? जल्दी बताइए। इतना आसान? एक्चुअली पूरा चैप्टर इतना आसान है कि आपको लगे ना सर पहली पहली क्लास है तो आसान लग रहा है। नहीं बेटा, पूरा चैप्टर आसान होगा। बस आपको साथ साथ एक एक लेक्चर खत्म करना है। कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना। ये नहीं सोचना कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा ना, आपने स्किप नहीं करना। ठीक है। अब जल्दी से क्या करना है? ये क्वेश्चन हो गया, घर से प्रैक्टिस करनी है। अपने टीएसपी वाले डीके गोल जो भी किताब है उठाओ, पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसी का लमसम वाला कैसे मिल सकता है? उसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है। उसमें पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। बस बात खत्म। ठीक है। तो जल्दी से इससे रिलेटेड, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर सेट पार से रिलेटेड जो भी सवाल मिलता है कर डालो। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन और जो तुम्हारी बुक में मिले वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर सेट, प्रीमियम इशू ऑफ डिबेंचर सेट डिस्काउंट। बहुत आसान है वो भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।